जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा वीडियो है एसएससी जीडी का फुल प्रैक्टिस सेट। तो देखते हैं हमारा फुल प्रैक्टिस सेट में कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि प्लस का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो भाई सभी रखेंगे, 15 है भाई, 15 को ऐसे ही रखेंगे। प्लस का अर्थ क्या बता रहे हैं भाई, गुणा, तो गुणे में हम 16 कर देंगे। और गुणे का अर्थ क्या बता रहे हैं, भाग, तो भाग हम 16 कर देंगे। और भाग का अर्थ क्या बता रहे हैं भाई, माइनस, तो माइनस का 15 कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे भाई, 16 से 16 जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। अब 15 से 15 का 1 का मल्टीपल, तो 15 कम 15 माइनस 15, 15 से 15 गया तो कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज का। कह रहा है दर्पण चित्र आपको दिया है, यदि किसी दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो इसका चित्र कौन सा बनेगा भाई दर्पण में। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, ये चीज जो है यहाँ पर इस प्रकार से बनेगी, बिल्कुल बनेगी ना। और यहाँ पर ये डार्क रहेगा, क्या रहेगा, बिल्कुल ही डार्क रहेगा। देखिए ये चीज सभी में डार्क का, यहाँ पर ऊपर वाला नहीं नीचे वाला डार्क है, कट जाएगा। इसमें भी नीचे वाला डार्क है, कट जाएगा। इसमें इन दोनों में सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनमें ही क्या अंतर है। अब देखिए इसमें क्या अंतर होना चाहिए, इसका अंतर आपको दिख रहा है और इसका अंतर दिख रहा है ना, इसका अंतर सेम नहीं है। तो इसको देखिए, अब देखिए ये जो ब्लैक वाला है अभी इस पार है, जब प्रतिबिंब में देखेंगे तो इस पार दिखना चाहिए, तो ब्लैक वाला किस पार आना चाहिए, इस पार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। कभी भी मिरर इमेज का अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें किसी एक पॉइंट को ही पकड़ कर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तीसरा देखते हैं क्या है भाई। कह रहा है दी गई जन्म तिथियों को अवरोही कालक्रम में लिखिए। अवरोही कालक्रम में लिखना है तो भाई देखिए कौन से क्रम है। सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा, तो 1 नंबर पे क्या है, 15 अप्रैल 2008। अब 15 अप्रैल 2008 के बाद में कौन सा आएगा, 2018 वाले तो भाई नहीं आएंगे। ये कौन सा आएगा, 4 वाला आएगा। क्लियर, कौन सा भाई, 8 के बाद 8 का ही तो आएगा, 18 वाले तो ये लास्ट में आएंगे। तो 1 आएगा फिर 4 आएगा, तो 1 और 4 ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। हमें पूरा क्वेश्चन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है BCFG। तो इसी प्रकार सेम किसको लिखा जाएगा, देखिए BCFG, B के बाद तुरंत C आता है, तो A के बाद D नहीं तुरंत आता है, JKLMPQ, मतलब ये वाला ऑप्शन कट गया, HI। अब उसके बाद में देखिए B और F का कंपेयरिंग करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 पे आता है और ये 6 पे आता है, तो कितना जुड़ रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 4। क्या यहाँ पर देखिए J 10 पे आता है, L 12 पे आता है, मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। P 16 पे आता है, S 19 पे आता है, यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है। क्लियर, H 8 पे आता है और L 12 पे आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है 8 को यदि 28 लिखा गया है तो 27 को क्या लिखेंगे। देखिए 8 क्या होता है भाई, 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और उसके आगे होता है 3 का क्यूब, कितना होता है, 27, जिसमें हम 1 जोड़ के 28 उन्होंने लिख दिया। इसी प्रकार 27 किसका क्यूब होता है भाई, 27 आपका 3 का क्यूब होता है, और इसके आगे किसका क्यूब है, 4 का। 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 64 होता है, जिसमें हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 65। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 व्यक्ति हैं A B C D E और F एक घेरे में खड़े हैं। घेरे का मतलब एक गोला घेरा है। तो जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो हमें कुछ नहीं, वहां पे डबल गोले बनाने हैं। क्या बनाना है, डबल बनाना है। 6 लोग हैं, 6 लोगों को दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या कह रहा है भाई, F एक घेरे में खड़े, F और C के बीच में B है। F और C के बीच में B है, F और C के बीच में B है। ये स्थिति सही है। हो सकता है F यहाँ पर हो, तो दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे भाई, F को यहाँ पर, C को यहाँ पर और B को तो बीच में रखना ही है। तो ये 3 लोग हो गए। अब उसके बाद में E और D के बीच में A है, E और D के बीच में A है, तो भाई E और D के बीच में
ए हो जाएगा। क्लियर? या तो यहां पर ऐसे हो जाएगा भाई, डी यहां पर हो जाएगा और ई यहां पर हो जाएगा। हो सकता है यहां पर डी हो, यहां पर ई हो। क्लियर? कोई एक इसमें सही होगा। अब आगे दिया है डी के ठीक बाईं ओर एफ है, डी के ठीक बाईं ओर एफ है, तो भाई डी के ठीक बाईं ओर एफ कहां पे आएगा? ठीक डी के ठीक बाईं ओर एफ कहां पे? यहां पर है, मतलब ई जो है यहां पर ना होकर यहां पर होगा, यहां पर डी नहीं होगा। ये वाला बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में कौन है भाई? ए और एफ के बीच में कौन आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ए और एफ के बीच में डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है 18, 12, 3 और 72। तो कितना होता है? 18 चौके 72 होता है, ठीक है। 32 चौके 128। तो यहां पर ये वाला फिल करना है। तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो 4 आया। तो इसको हम किससे डिवाइड करें? देखिए सबसे पहले तो देखेंगे 24 कितनी बार जाता है। तो इसमें क्या रूल नियम बन रहा है? 18 बटे में 3 और गुणे में 12। तो 3 चौके 12, 18 चौके 72 आ गया बराबर में। अब हम क्या करेंगे? 24 और बटे वाला हमको निकालना है x की वैल्यू, और गुणे में 14 और बराबर में कितना आना चाहिए? 112। तो कितनी बार में जा रहा है भाई? 24 कितनी बार जाएगा? 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 बार नहीं जाएगा। 12 ये कितनी बार? 14, 14 छक्के 14 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? इसको 12 से काटिए, 12 दूनी 24, या 12 से इसको कट सकता है, ये 12 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहां पर क्या हो रहा है भाई? 18 डिवाइड बाई 3 हो रहा है, नहीं 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं और 18 से मल्टीपल कर रहे हैं। 18 से मल्टीपल कर रहे हैं 12 का और 3 का डिवाइड, 3 चौके 12 और बराबर में कितना आ रहा है भाई? 72 आ रहा है। और यहाँ पर इसी प्रकार हमको क्या करना है भाई? 24 को मल्टीपल करना है मुझे 14 से और डिवाइड बाय मुझे यहाँ पर x मान लेना है और बराबर में कितना आना चाहिए? 112 आना चाहिए। क्लियर? क्या आना चाहिए? 112 आना चाहिए। तो इसको देखिए काटिए भाई, 7 से कटेगा, इसको पहले 7 से काटिए, 7 दूनी 14, इसको 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 7 4 11 होता है, 7 छन 42, उसके बाद में 4 चक्कू 16, नहीं 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से 2 कट जाएगा, x इस पार आ जाएगा, 3 इस पार बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए सी को जी के बाद के बाद क्या आना चाहिए? देखो सी आता है 3 पे, उसके बाद जी आता है 7 पे, उसके बाद के आता है 11 पे। मतलब कितना प्लस हो रहा है? 4 का प्लस 4 का। अब इसमें प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15, 15 पे क्या आता है? ओ आता है। मतलब पहला लेटर क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए। तो भाई पहला लेटर ओ यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। मात्र एक ही ऑप्शन उठाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 70 को 560 के बाद ये इसको देखिए, अब यहां से देखिए कितना हो रहा है। अब अधिक हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, इसमें प्लस तो नहीं मल्टीपल हुआ होगा। तो भाई 70 560 50 40 500। देखिए यहां पर किसका मल्टीपल? 7 8 56, 8 से गुणा किया है। अब इसको किससे गुणा किया होगा भाई? अगर 9 6 54, 9 5 45, इसको 9 से गुणा किया है, इसको सेम संख्या एक 10 से गुणा किया है। देखिए यहाँ पे 10 से गुणा, यहाँ से 9 से गुणा, यहाँ 8 से गुणा, तो यहाँ कितने से गुणा किया है? 7 से गुणा किया होगा। किसको 7 से गुणा करेंगे ताकि 70 आ जाए? किसको 7 से गुणा किया होगा? 10 को 7 से गुणा किया होगा ताकि 70 आया होगा। बिल्कुल ऑप्शन 10 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है? अब देखिए ये वाली आकृति, भाई देखो ये इसमें तो नहीं है, इसमें है बिल्कुल ये। इसके बाद भाई देखो इस प्रकार से ये नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद में ये
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आकृति कौन सी भाई निहित है, कौन सी पूरी करेगी भाई? देखो एक तो ये यहां से यहां तक और ये पूरी लाइन यहां से, सबसे पहले तो पूरी लाइन सभी में है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद ये लाइन हो गई, अब उसके बाद ये यहां से ऐसे जाना चाहिए, तो ये किस में बन रहा है भाई? इसमें ये वाली लाइन नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई? नीचे दो कथन तथा उन पर आधारित दो निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको कथन सत्य मानने हैं। कथन को क्या करना है? हमको सत्य मानना है, चाहे वो असत्य प्रतीत होते हों। आपको यह ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है या करते हैं। तो सबसे पहले कथन हमारा क्या है भाई? कथन है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है। सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषिद्ध किया है। तो इससे निष्कर्ष क्या भाई दिए गए हैं आपको? धूम्रपान से कैंसर होता है, बिल्कुल देखिए कथन में दिया है कैंसर के कारणों में से एक है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो कि कैंसर के कारणों में से, बिल्कुल धूम्रपान से कैंसर होता है। आपका पहला निष्कर्ष सही है। सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल अगर हम समझें और सोचें तो यही कहेंगे कि भाई सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध जरूर लगाना चाहिए सरकार को, लेकिन क्या यह बात आपके कथन में की गई है? यदि यह बात आपके कथन में नहीं की गई है तो यह निष्कर्ष बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि हमको केवल कथन को ही सत्य मानना है। जो कुछ भी आपके कथन में दिया है वही हम निष्कर्ष उसका निकाल सकते हैं, अपने दिमाग से कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ भी आपका कथन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो भाई सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, बिल्कुल भाई इसमें ऊपर बात की ही नहीं गई है प्रतिबंध लगाने की, तो हम नहीं लगाएंगे। ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष दूसरा है हमारा बिल्कुल ही अनुसरण नहीं करता है, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इसमें अलग क्या है? अन्य। तो देखिए P कितने पे आता है? 16, 19, 22 और 24। यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 10, 13 और उसके बाद कितना है? 16, 19। तो देखिए 3 प्लस 19 कितना होता है? 19। 3 प्लस यहाँ पर लास्ट में 2 प्लस हो रहा है, और यहाँ तो 3 का पहाड़ा ही है, तो प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा होगा। 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24 ठीक है। 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19 ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल हमारा भिन्न होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 1 को 0 किया है, 3 को 8, 7 को 50, 6 को 35, मतलब 6 का स्क्वायर 36 और 1 कम 35, 3 का स्क्वायर 9, 1 कम 8, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कम करेंगे तो 0, और 7 का स्क्वायर 49 और 1 कम करेंगे तो 48 आना चाहिए और ना कि 50। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा भिन्न हो जाएगा। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? माइंड को बदलकर KGLB लिखा गया है, अर्ज को लिखा है YPESC, तो डायग्राम को क्या लिखेंगे? देखिए पहला लेटर और लास्ट लेटर, आपके लास्ट का लेटर तो सभी में के है, बी है यहाँ पर, और पहला लेटर तो हमें देखना है एम को यम को के लिखा गया। यम कितने पे आता है? 13, और यहाँ कितना आ रहा है? 11। आई कितने पे आता है? 9, यहाँ पर कितना लिखा गया? 7, मतलब 2 कम कर रहे हैं। तो भाई डी से जब हम 2 कम करेंगे, डी कितने पे आ रहा है? 4 पे 2 कम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 2, मतलब बी आना चाहिए। ऑप्शन डी और सी कट गया। अब देखिए BGY यहां तक आपके सेम है। ई देखिए, मतलब चौथा लेटर क्या है इसमें? जी, और जी से जब हम 2 कम करेंगे तो क्या आएगा? ई आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमें हमेशा ऑप्शन से करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, BAB डैश। पहले तो इसमें काउंट करते हैं कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
12 है तो क्लियर है, या तो आपका 3 का बनेगा या तो आपका 4 का। अगर हम 3 का बना रहे हैं भाई तो 1 2 3 1 2 3, बिल्कुल यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, 1 2 3, इसके लास्ट में बी है इसके लास्ट में भी बी है। तो 4 का यदि हम बनाए पहले, तो 4 का अगर हम बना रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ बी पहला लेटर है, यहाँ भी अंक का पहला अंक सेम है, तो यहाँ पर बी पहला लेटर है तो यहाँ भी बी का पहला लेटर होगा। ए यहाँ पर दूसरा है तो यहाँ भी ए दूसरा होगा। बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, तो क्या भरा हमने, ए भरा है, बी भरा है, ए भरा है, बी भरा है, ए भरा है, ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कागज को प्रश्न आकृतियों में दिए गए ढंग से मोड़कर काटा गया है। ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर गोले को अब जब खोलेंगे, एक गोला यहाँ पर बना है तो एक गोला जायज है यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल। तो भाई ये वाला गोला एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा और इसी प्रकार एक यहाँ। पहले तो गोले देख लीजिए सभी में भाई, यहाँ सेम गोले तो हर जगह आपके वैसे ही। अब ये पेपर कटिंग जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, क्लियर। और जब इसको इस पार करेंगे तो यहाँ भी आपका ऐसे आना चाहिए, वो भी गोला इस पार होंगे और ये इस पार होना चाहिए। गोला अंदर होंगे क्योंकि दोनों गोला नजदीक है, तो ये भाई यहाँ पर बनेगा, क्लियर। तो ये बाहर को बनना चाहिए, गोले अंदर होने चाहिए और ये थोड़े बाहर को होने चाहिए। ये तो बिल्कुल जस्ट नीचे है, ये तो वर्गाकार बन गया, ये बीच में आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था, क्या भाई 3 दिसंबर 2010 को संडे, तो भाई 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिए मैंने आपको कोडेड वाइज भी पढ़ाए हैं, जो हमारा कैलेंडर के वीडियो 2 से 3 2 वीडियो लगभग बने, वो मैंने कोडेड वाइज पढ़ाए हैं। तो इनका हम यदि देखिए 3 से 3 कट गया, 10 से 11 में जाएंगे तो प्लस का 1 बढ़ रहा है। अब दिसंबर का कोड कितना होता है 6 और जनवरी का कितना होता है 1। क्या कोड होता है भाई 14 40 25 0 36 146। तो इनके हम कोड डालेंगे। तो भाई दिसंबर का कितना डाल दिया 6, और जब हम 1 से 6 को घटाएंगे तो माइनस का 5 और 11 से 10 को घटाएंगे तो प्लस का 1। तो प्लस का 1 और माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 4। अब संडे से जब हम -4 करेंगे तो क्या आएगा, 1 घटाएंगे सैटरडे, 2 घटाएंगे फ्राइडे, 3 घटाएंगे थर्सडे और 4 घटाएंगे तो वेडनेसडे। क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, वेडनेसडे आ जाएगा आपका बुधवार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। हम कैलेंडर के क्वेश्चंस उस प्रकार से नहीं लगाते हैं कि प्रथम माह के बचे हुए दिन और अंतिम माह, प्रथम माह के दिए गए दिन, अंतिम माह के दिए गए दिन और प्रथम माह के बचे हुए दिन। हम डायरेक्टली कोडेड वाइज लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो शिक्षक हैं और ना ही गायक। खिलाड़ी गोले में बंद है, ना तो भाई शिक्षक में आने चाहिए आपके, तो शिक्षक वाला हटा दीजिए, और ना ही आपके गायक में आने चाहिए, मतलब ये कोई भी नहीं आने चाहिए। कितने बच्चे भाई, ये 12 बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, रेखा चित्र में कुल कितने चतुर्भुज हैं। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद में एक ये वाला, 5 एक ये वाला, 6 एक ये वाला, 7 एक ये वाला, 8 और एक पूरा 9। तो कितने चतुर्भुज हो जाएंगे आपके 9। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आगे मैथ के क्वेश्चन। तो आइए अब हम एसएससी जीडी के हिंदी और जीएस के पोर्शन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है द्वीप समूह का क्या तात्पर्य है। मतलब उसने जो द्वीप समूह होता है, कह रहा है कि उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने ना, ऑप्शन ए है भूमि का टुकड़ा जो समुद्र की ओर निकलता है। ऑप्शन बी है काफी हद तक निकट द्वीपों का समूह। ऑप्शन सी है एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से स्पष्टता अलग दिखाई देती है।
फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? पहले आइए हम एक एक ऑप्शन को समझ लेते हैं। कह रहा भूमि का टुकड़ा जो समुद्र की ओर निकलता है, नहीं। तो ये जो है आपने प्रायद्वीप जरूर सुना होगा, तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको और जोड़नी पड़ेगी। इसमें अगर आप जोड़ देते भूमि का वह टुकड़ा जो समुद्र की ओर निकलता है तथा 3 ओर समुद्र से घिरा रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे देखना, जैसे ये भारत का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको इधर से भी समुद्र है, इधर से भी समुद्र है, इधर से भी समुद्र है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इस चीज को हम बोलेंगे प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? इस चीज को प्रायद्वीप। लेकिन यहां पे तो वो कह रहा है द्वीप समूह का मतलब क्या है, तो ये ऑप्शन कट गया। काफी हद तक निकट द्वीपों का समूह, भाई यही तो आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कह रहा निकट द्वीपों का समूह। और यहां पर भी देखो, कुछ दिमाग लगाने नहीं आपको था, द्वीप समूह। अब द्वीप समूह क्या होगा भाई? जहां पे एक से अधिक द्वीप होंगे तो वही तो आपका द्वीप समूह कहलाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भाई ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से स्पष्टता अलग दिखाई देती है, तो इसको हम महाद्वीप ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीप ही बोलते हैं। आपको एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहेंगे। जैसे आपने अगर वर्ल्ड मैप देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया का देखा होगा जरूर भी इस तरीके से। अब देखना भाई, ये एक बड़ा द्वीप है ना, बड़ा द्वीप है, और ये महाद्वीपों से लगे। एशिया आपका यहाँ पे इस तरीके से पड़ जाता है, तो क्या ये टच हो रहा है? अफ्रीका आपका यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऐसे पड़ जाता है, तो क्या यहां से टच हो रहा? नहीं, अलग ही तो है ये इन द्वीपों से, महाद्वीपों से। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? महाद्वीप। और ये क्या है आपका? बड़ी भौगोलिक इकाई भी है। तो ये किसकी परिभाषा? ये है महाद्वीप की परिभाषा है। तो यहां से हमने द्वीप भी समझा है, यहां से हमने प्रायद्वीप भी समझा है, और यहां से हमने महाद्वीप को भी समझा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कह रहा ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी है यूरोप। तो जो ब्राजील है वो आपकी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। जो ब्राजील देश है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यहां पे कुछ ऐसे देख सकते हो, जो दक्षिण अमेरिका है वो कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे उसका मैप बनाया जाता है। तो ब्राजील जो है वो यहां पे स्थित है ऐसे। ये वाला हिस्सा जो होगा किसका होगा? वो ब्राजील का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसमें होना चाहिए था? तो इसमें आपका जो सही होना चाहिए था वो दक्षिणी अमेरिका। वहीं अगर यूएसए पूछे, यूएसए जिसे हम अमेरिका या कनाडा बोलते हैं, बस उत्तरी अमेरिका में आपको 2 ही देश ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? तो एक तो आपका यूएसए जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और दूसरा कनाडा। दूसरा कौन सा? कनाडा। ठीक है, तो 2 देश ध्यान रखो, और बाकी जो होंगे वो कहां होंगे? दक्षिण अमेरिका में स्थित होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में, कब? 1916 में इसकी स्थापना की थी। वहीं ऑप्शन बी जो सर सैयद अहमद खान है, इन्होंने ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, और जिसका बाद में नाम बदल दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम जो है कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से जो है हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए, मदन मोहन मालवीय के बारे में भी, और सर सैयद अहमद खान के बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है क्योटो प्रोटोकॉल डैश 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 किससे संबंधित है? एक्चुअली में ये प्रोटोकॉल हुआ था, मतलब सम्मेलन हुआ था, पूछ रहा है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है सुरक्षा, एंड ऑप्शन डी है प्रत्यर्पण। ठीक है, प्रत्यर्पण। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसमें? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा जलवायु परिवर्तन। क्या राइट जवाब हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। असल में जापान जो है, जापान क्या है आपका? जापान जो है, जापान में
ये जो क्योटो है ना वो शहर पड़ता है, और यहीं पर 1997 में एक जो है क्योटो प्रोटोकॉल होता है। मतलब जो विकसित देश हैं वो अपनी मीटिंग करते हैं, आते हैं, और इसी मीटिंग को ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। यहां पे क्या बताया गया, यहां पे बताया गया कि भाई जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, कौन सी गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, तो उनमें उनके उत्सर्जन गैसें, मैंने गैसों लिख दिया, माफी चाहता हूं, गैसें, ठीक है, तो उनके उत्पादन में, उनके उत्सर्जन में कमी लाना, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें हम कमी लाएं, ठीक है। एक और ये याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कब हुई, तो ये 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका किया गया, ठीक है। ये ओजोन, आपने नाम सुना होगा, जो ओजोन परत है उससे संबंधित है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है बेल्जियम, एंड ऑप्शन डी है फिनलैंड, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की जो है वो यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। बाकी जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। यहां पे आपको बहुत अधिक सोचना नहीं था, लेकिन अगर आपको मैप पता होता कि यूरोप के तहत कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, भाई यूरोपीय संघ में वही देश इसमें शामिल हो सकते हैं जो यूरोप के हो। और तुर्की जो है ना, मैंने कई बार ऑफलाइन अपनी क्लास में बताया है, तुर्की जो है वो आपका यूरोप में भी आता है, वो आपका किस में आता है, यूरोप में भी आता है, और वो आपका जो है एशिया में भी आता है, दोनों में आता है। तो ये इसका सदस्य नहीं है। यूरोपीय यूनियन में लगभग में 27 से 28 सदस्य हैं, ठीक है। अधिकतर वही सदस्य हैं जो यूरोप, जो कॉन्टिनेंट पड़ता है, महाद्वीप पड़ता है, उसके जो देश हैं, तो वही अधिकतर इसके सदस्य हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? एम्पियर घंटा, कूलाम, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है किलोवाट घंटा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जूल इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? यहां पे देख लीजिए, अजैविक घटक नहीं है, अर्थात पूछ क्या रहा है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। ऑप्शन ए है जीव, ऑप्शन बी है प्रकाश, ऑप्शन सी है जल, एंड ऑप्शन डी है मिट्टी। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, तब आप इजीली इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सिर्फ दो ही चीजों से बना है, कौन कौन से? एक तो अजैविक और एक जैविक, एक अजैविक और एक अजैविक। तो जैविक का मतलब होता है जिन चीजों में जान है, जैसे भाई जान किसमें किसमें हो सकती है, एक तो पेड़ पौधों में, या हम जिन्हें वनस्पति बोल सकते हैं, और एक जो जीव जंतु हैं। कौन है? जो जीव जंतु, जिसमें हम भी तो शामिल हैं, ठीक है ना, हम भी तो क्या है, जीव जंतु ही तो हैं, हमारे अंदर भी जान है। और एक अजैविक, अजैविक जिनमें जान नहीं हो, जैसे कि ताप जिसे टेम्परेचर बोलते हैं, क्या वो पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है भाई? ताप, मिट्टी, दाब, आर्द्रता, वायु, ये सारे किसके घटक हैं? आपके अजैविक के घटक हैं। अब अगर अजैविक घटक नहीं है, जब दो ही चीजों से पारिस्थितिकी तंत्र बना है, तो भाई वो जैविक घटक होगा। हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसमें? जो जैविक घटक है उसी को आप बता दीजिए। भाई जल जैविक घटक है, जान होती है इसमें, अभी तो बताया सिर्फ दो ही चीजों में जान होती है अकॉर्डिंग टू विज्ञान, है ना। किन में? एक तो बताया जो जीव जंतु होते हैं उनमें, एक जो पेड़ पौधे होते हैं, मतलब साइंस ऐसा मानती है, तो ये तो नहीं होगा। इजिली कर सकते। प्रकाश, अभी बताया भैया, प्रकाश क्या है आपका? प्रकाश जो है अजैविक है, लेकिन वो कह रहा है अजैविक घटक नहीं है। यहां पे देखिए मिट्टी, अभी तो जस्ट बताया है, तो एक ही ऑप्शन बचा है जीव। और डायरेक्टली भी कर सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करते फिर भी, क्योंकि जान किसमें होगी? अजैविक नहीं है का मतलब है जो जैविक है, और जैविक है का मतलब क्या? जिसमें जान है। तो जान किसमें होती? जीव में जान होगी कि इनमें जान होगी? भाई इनमें किसी में जान नहीं होगी, जान किसमें होगी? सिर्फ जीव में ही जान होगी, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 28 इजी क्वेश्चन है, बस समझना आपको, अगर आप समझते होंगे तो ये आंसर आपसे जो है गलत नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय
संसाधन है? जैव ईंधन, बायोमास, बायोगैस अथवा कोयला। ठीक है, आणविकरणीय का मतलब यहां पे ये भी है, एक परंपरागत होता है ना, और आणविकरणीय का मतलब यही है परंपरागत, परंपरागत, या इसका दूसरा नाम भी कह सकते हो सीमित, क्या कह सकते हो? सीमित, सीमित संसाधन। ठीक है, तो इसमें से बताइए भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए जैव ईंधन कह रहा है, ऑप्शन बी बायोमास कह रहा है, ऑप्शन सी बायोगैस कह रहा है, एंड ऑप्शन डी कोयला। तो बता दीजिए भाई आणविकरणीय, पहले आणविकरणीय का मतलब समझ लीजिए, अगर नहीं समझे तो आपसे आंसर गलत हो सकता है। आणविकरणीय का मतलब क्या? जो नवीकरणीय नहीं है, आ लग गया है ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कोयला। इसके साथ साथ में और कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे कोयला तो हो ही गया, इसके साथ में आपका पेट्रोल हो सकता है, क्या हो सकता है? पेट्रोल हो सकता है, डीजल आपका हो सकता है, क्या हो सकता है? डीजल हो सकता है। ठीक है, तो इनको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? इसमें अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता, आप ऑप्शन कट करके भी आंसर निकाल सकते हो। कह रहा पृथ्वी की बाहरी परत कौन सी है? यहां पे पृथ्वी की बाहरी परत की बात कही जा रही है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है मध्य मंडल, ऑप्शन सी है एस्थेनोस्फीयर, ऑप्शन डी है स्थल मंडल। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आप इजीली आंसर निकाल लोगे। भाई जो क्षोभ मंडल और जो मध्य मंडल है ना, ये आपके किसके हिस्से हैं? ये जो वायुमंडल होता है, ये वायुमंडल की परतें हैं। ये क्या है? ये वायुमंडल की परतें हैं। क्या ये पृथ्वी का भाग हो जाएगा क्या भाई? नहीं, वो कह रहा पृथ्वी जो अंदर अंदर की पृथ्वी है ना, कह रहा उसका बाहरी परत कौन सा है। ठीक है ना, तो ये तो ऑप्शन कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि ये वायुमंडल की परतें हैं, ना कि ये पृथ्वी की परतें। स्थल मंडल, स्थल मंडल भैया ये जैव मंडल का भाग है। मैंने बताया था ऑफलाइन क्लास में भी कि जैसे मान लो ये आपका ऐसे ऐसे बताया था ना, ऐसे, तो ये जैव मंडल है। क्या है ये? जैव मंडल। जैव मंडल का मतलब वह स्थान जहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको जैव मंडल बोलते हैं। और जैव मंडल में तीन चीजें आती हैं। एक तो क्या आता है आपका? स्थल मंडल आता है, स्थल मंडल। फिर एक आपका जल मंडल, पानी में नहीं जीव जंतु पाए जाते हैं, उसमें भी तो पाए जाते हैं, स्थल मंडल हो गया। फिर एक आपका क्या आता है? वायुमंडल। तो ये भैया जो कह रहा है क्या नाम? स्थल मंडल, किसका भाग हुआ बताओ जरा? तो स्थल मंडल किसका भाग हुआ? आपका जैव मंडल का भाग हुआ। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन एक ही बच रहा है, स्थेनोस्फीयर। क्या ऑप्शन बच रहा है? स्थेनोस्फीयर। चलिए अब पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना उसे तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाली को क्रस्ट क्या कहा जाता है? क्रस्ट। नीचे बीच वाली को मेंटल, और थर्ड वाली को अर्थात लास्ट वाली को कोर, कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। फिर इनको भी हम डिवाइड करते हैं। इसमें मतलब हमें थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। जब इनके बीच में हम और लाइन खींचेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो जो ये वाली परत है ना, ये वाली, इसको डिवाइड करने पे तब इसको बोलेंगे स्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मान सकता हूं मैं काफी ज्यादा डीप था, लेकिन अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके जाते तो इजीली आंसर जो है आपका आ सकता था 100 में 100%, क्योंकि तीन ऑप्शन कट रहे हैं। फिर क्वेश्चन 30 ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी बोलते हैं, का उत्पादन कारक क्या है? कुछ नहीं, तेरा कारण बता दीजिए। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी। तो राइट जवाब क्या होगा आपका? ट्यूबरकुलोसिस मतलब रेखा हिट। मुझे भी डायरेक्टली नहीं आता है, एक्चुअली में मैं ट्रिक से निकालूंगा। रेखा, पंडित जी का टीका, बिल्कुल पंडित जी मतलब जीवाणु। जीवाणु का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया। तो इसका राइट जवाब क्या होना चाहिए? बैक्टीरिया। जो ट्यूबरकुलोसिस अर्थात जो टीबी बीमारी होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए। कह रहा डैश डैश में लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी। ऋग्वैदिक, कह रहा ऋग्वैदिक में ऐसा किया गया था,
या सामवेद में ऐसा किया गया था, या अथर्ववेद में ऐसा किया गया था, या यजुर्वेद में ऐसा किया गया था। तो इसमें भी आप 2 से 3 ऑप्शन काट सकते हैं आराम से। सामवेद भाई किससे संबंधित है? ये तो जो वो होता है ना अपना, क्या बोलते हैं भाई, जो गीत होता है, गीत सॉन्ग वगैरह होते हैं, ये उससे संबंधित है। जबकि वो किसकी बात कर रहा है भाई? इसकी बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऋग्वेद में जो है ना वो मंत्र वगैरह है, वहां से संबंधित है ना। तो इसका राइट जवाब होना चाहिए यजुर्वेद वाला। क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी अर्थात यजुर्वेद इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, डैश 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 है। सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक था जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना गया। कह रहा है, हिंट दे रहा है, ये मतलब एक कथन दे रहा है, और जिसने 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को हराया था। इसका गलत नहीं होना चाहिए। आंसर था ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है प्रशस्ति, ऑप्शन सी है हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज तृतीय, अर्थात जिसे हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। ठीक है, तो भाई बताइए 1191 में कौन से युद्ध हुए थे? 1191 में तराइन का ही तो युद्ध हुआ। तराइन के ही तो युद्ध हुए, तराइन का पहला, और फिर 92 में जो होगा, जो 1192 में होगा, वो कौन सा होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। तो कौन करता है? पृथ्वीराज चौहान ही तो करता है, और पृथ्वीराज चौहान का मतलब है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय जो है वो 3 युद्ध करता है लगभग में। कितने? 3 है ना। कौन कौन से? एक तो ये करता है तराइन का प्रथम कब? 1191। फिर तराइन का द्वितीय करता है 1192 में। फिर एक और करता है क्या बोलते हैं भाई, चास है वो, चंदेल शासक के साथ में करता है, और 1194 में मुझे नाम शायद मेरे दिमाग से उतर रहा है, आप देख लेना, नेट से चाहे सर्च कर लेना। अगर थोड़ा समय दूं तो रिकॉल कर सकता हूं, लेकिन दिमाग से उतर गया है। चंदेल, चलिए ठीक है, आप देख लेना नेट से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 33, डैश 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 है। सम्राट अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया आखिरी युद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध। भाई पानीपत का युद्ध जो है क्या अशोक लड़ता है? आप खुद बता दीजिए। अशोक कितना पुराना राजा था वो। पानीपत के तो ये अभी हुए हैं भाई, 1700 के आसपास, 1500 के आसपास हुए हैं। कलिंग का युद्ध, पन्नार का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इस क्वेश्चन को तो गलत होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अशोक ने जितने युद्ध लड़े हैं उनसे संबंधित यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही युद्ध दे रहा है। पानीपत का युद्ध अशोक लड़ता ही नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। बक्सर का युद्ध तो भाई जो भारत के राजा थे क्या कहते हैं, 1764 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1764 में किया जाता है। जो आपका दिल्ली का होता है, दिल्ली का शासक होता है शाह आलम द्वितीय। उसके बाद में जो बंगाल का शासक होता है, ठीक है, अवध का जो शासक होता है, ये तीनों मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में अंग्रेज के साथ में ये होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कलिंग का युद्ध, इसका राइट जवाब क्या होना चाहिए था? ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा लड़ा गया, उसकी तरफ से लास्ट युद्ध था। क्योंकि इसके बाद में मैंने कई बार इस स्टोरी में बताया है कि अशोक पहले जो है साम्राज्यवाद में विश्वास करता था। साम्राज्यवाद का मतलब है वो उसका जो एरिया था उसको बढ़ाना चाहता था, जीतना चाहता था अधिक से अधिक एरिया को। लेकिन जब उसने कलिंग, उड़ीसा में जो क्षेत्र पड़ता है, कब? 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में जब लड़ा और जीत गया, तो इसे काफी ज्यादा पछतावा हुआ। ये जो है भ्रमण के लिए गया, अपने साम्राज्य में घूमने के लिए गया, तो इसे काफी ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि इस युद्ध में काफी लोग मारे गए थे, उनके बच्चे, उनके जो है संबंधी, वो बहुत ज्यादा दुखी थे। तो इसीलिए उसे बहुत ज्यादा ग्लानि हुई अपने पे। फिर उसने प्रण कर लिया कि आज के बाद में वह युद्ध नहीं करेगा। उसके बाद में उसने जो है बहुत अच्छी नीति अपनाई, लोगों को धर्म के बारे में बताया, और फिर जो है वो बौद्ध धर्म भी क्या करता है? अपना लेता है। तो लास्ट ही तो था, ये तो कहानी के रूप में मैंने बताया था, गलत होने नहीं चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? राइट जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है। दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी। इसमें से क्या राइट जवाब होगा? ऑप्शन ए चाहमान, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी
फिर तोमर एंड ऑप्शन डी है गुप्त राजवंश। तो इसका राइट जवाब होना चाहिए था ऑप्शन सी तोमर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस इनमें से किस स्थान पर है? देवास, चेन्नई, वाराणसी या श्रेय मुझे लगता है कोई शहर है ही नहीं, है ना, खाली दे दिया इसने। तो इसका राइट जवाब होना चाहिए था देवास। क्या होना चाहिए था? देवास। जैसे देवास है आपका, उसके बाद में होशंगाबाद है। क्या है आपका? होशंगाबाद है, होशंगाबाद है। तो यहां पे आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस जो है प्रिंटिंग प्रेस का मतलब क्या है? ऐसी जगह जहां पे आरबीआई जो नोट होते हैं ना, हमारी करेंसी होती है, उसको बनाने का काम करती है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। आरबीआई के बारे में भी थोड़ा सा और जान लेते हैं। आरबीआई, इसे जो है केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक या सरकार का बैंकर कहते हैं। किसको? आरबीआई को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में जो है, स्थापना तो 34 में ही हो गई, लेकिन इसने काम करना अपना जो है 1935 में शुरू किया। जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तो इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता था, लेकिन ठीक इसके 2 वर्ष बाद 1937 में इसका जो मुख्यालय है वो चेंज हो जाता है। और कहां हो जाता है? मुंबई हो जाता है। क्या हो जाता है? मुंबई हो जाता है। ठीक है, इसकी पूछी जाती कि भैया इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में इसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, मोटे तौर पे आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखिए। चलिए फिर क्वेश्चन 36 है, बैंकिंग प्रणाली में MICR कोड से आशय क्या है? कुल मिला के इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मैग्नेटिक इंक कलर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक इंक कमोडिटी रिकॉग्निशन। कमोडिटी और ऑप्शन ऐसे काट सकते हो कि कमोडिटी का मतलब होता है चीजें, वस्तुएं। ठीक है ना, और वो तो बैंकिंग क्षेत्र की बात कर रहा है, तो बैंकिंग में तो ऐसा होगा नहीं। मैग्नेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो आपका जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म को जो है ध्यान में रखते हुए चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन ए IDBI, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए था IDBI, ऑप्शन बी था HDFC बैंक, ऑप्शन सी था केनरा बैंक, ऑप्शन डी था एक्सिस बैंक। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केनरा बैंक। क्या होगा? केनरा बैंक। HDFC भाई प्राइवेट बैंक। राष्ट्रीयकरण का मतलब है जब किसी भी बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है तो फिर वो गवर्नमेंट की बैंक हो जाती है। किसकी हो जाती है? गवर्नमेंट की बैंक हो जाती है। HDFC भाई पुरानी बैंक है, आई थिंक चीन की है। ठीक है ना, मुझे लगता है ऐसा चीन के। एक्सिस बैंक भाई प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, ये खूब आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। IDBI ये भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक, लेकिन केनरा जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक है, अर्थात जो गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है। कितनी बैंकें हैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर की? तो आई थिंक 12 हैं। क्या है? 12 हैं गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक इस समय, और जो भी नाम सुन रहे हो ना वो सभी प्राइवेट है। ठीक है ना। अच्छा, राष्ट्रीयकरण की बात आई, थोड़ा सा और सुन लीजिए। सबसे पहले भारत में जो है जो राष्ट्रीयकरण किया गया था तो वो जो है 1969 में पहली बार 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, SBI का भी खूब पूछता है कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो SBI का जो है 1955 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना ये डेट इंपॉर्टेंट है। और अभी जो है RBI का बताया था, RBI का कब बताया था? 1949 में। ठीक है, तो RBI का भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 2001, ऑप्शन बी है वर्ष 2004, ऑप्शन सी है 2006 एंड ऑप्शन डी है 2007। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की जाती है।
क्वेश्चन 39 है, ये पॉलिटिक्स है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। ठीक है, एक्चुअली में क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि ये चीज हमारे जो संविधान में आई है ना, स्वतंत्रता, समानता, प्रस्तावना में जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वो फ्रांस के जो है संविधान से ही प्रेरित है, तभी उसने पूछ लिया कि दुनिया को प्रेरित किया था। कह रहा है कि तीन शब्द हैं एक्चुअली में इसके संविधान में। ठीक है, कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता, और कह रहे जो तीसरा है इनमें से वो बताइए आप कौन सा है। कह रहा भाईचारा है, न्याय है, सरलता है, आजादी है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का और यहां से क्वेश्चन और तैयार कर लीजिए, स्वतंत्रता, समानता या बंधुता, क्या बोलते हैं? जो शब्द है वो भाईचारा नहीं है, बंधुता। तीन शब्द भारत की जो प्रस्तावना में लिए गए हैं वो कहां से लिए गए? तो फ्रांस की क्रांति से, अर्थात फ्रांस के संविधान से ही हमने उनको अपनाया। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछता है। तो बंधुता का मतलब होता है क्या? बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। ओके, जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे, यह नारा डैश ने दिया था। ये व्यक्ति है, कह रहा इनमें से किसने ऐसा नारा दिया था? लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था? तो ऐसा जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने ऐसा कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। वहीं जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था? तो 1942 में। और कौन से आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है ऐसा किया गया था। ठीक है, कहा गया था। अब ये मैथ के क्वेश्चन हैं। पहला मैथ का क्वेश्चन आपका क्या दिया है? कह रहा है यदि 4 वर्ष पहले क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। कह रहा है यदि 4 वर्ष पहले ए और बी के बीच आयु का अनुपात कितना था भाई? 5:6 था। और वर्तमान में ये 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पहले का है, और वर्तमान में योग कितना है? 52 का है। तो 4 वर्ष पहले का योग कितना हो जाएगा? 4 वर्ष पहले का योग कितना हो जाएगा भाई? दोनों की 4 वर्ष घटाएंगे, 8 वर्ष घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 12 से 8 जाएगा 44। मतलब कितने वर्ष थी? 44। लेकिन उनका अनुपात कितना था? 6 और 5 11। तो हम कह सकते हैं 11 बराबर 44, तो 1 बराबर 4। मतलब 4 वर्ष कितना था? 4 पंचे 20, 4 छंग 24। ये उनकी आयु थी। तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी भाई? वर्तमान में भाई कितनी हो जाएगी? 1 की 24 और 1 की 28। तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 4 छंग 24, 4 सते 28, 6:7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि, मैंने माना कि उसकी प्रारंभिक राशि x थी। कितनी थी? x। जब 75% हार गया तो उसके पास कितनी बची भाई? 25। तो 25/100। फिर 75% हारा, फिर 25/100 बची। फिर 75% हारा तो कितनी बची? 25/100। और लास्ट में कितनी बची है? 2 रुपए। तो इसको इक्वल टू में लिख देंगे। तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 चक्कू 16, चक्कू 64, 64 दूना कितना हो जाएगा भाई? आपका 128 रुपए। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? 128 रुपए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे यदि गिरीश का वेतन, गिरीश और हरिशंकर का 4/9 गुना था। गिरीश का वेतन, तो गिरीश और हरि की क्या हो जाएगी भाई? 4:3। अब क्या पूछ रहा है भाई? और क्या दिया है? शिरीष का वेतन हरिशंकर से 5/6 गुना था। तो S/H कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। ठीक। अब पूछा क्या? तो गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात। किसका पूछा है? गिरीश का और शिरीष का। अब भाई गिरीश का कितना है? 4,
तो जायज है। गिरीश का 4 है तो 4 के ही मल्टीप्लाई में आना चाहिए। 4 से 27 नहीं कटता है, 4 से 10 नहीं कटता है, 4 से 15 नहीं कटता है, 4 से 8 कटता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। डायरेक्टली आप ऐसे लगा सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, तो भाई टोटल वर्क कितना हो गया? एक मिस्त्री है 70 घंटे में बनाता है तो 70 ही टोटल वर्क हो गया। 7 घंटे बाद वह आराम लेता है, तो भाई 7 घंटे में कितना काम हुआ? 7 घंटे में कार्य कितना हुआ? 7 ही तो काम करेगा। दीवार का कितना भाग अभी भी बनना बाकी है, तो शेष वर्ग कितना है? 63। तो भाग कितना है भाई? 63 शेष काम है किसमें? 70 में। तो 63 बटे में 70, 9 सती 63, 9 दशामन 70 नहीं 7 नेम 63, 7 दशामन 70। तो 10 से 9 को डिवाइड करेंगे 0.9, 0.9 आपका शेष भाग खाली है या बाकी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? कोई राशि 16 सही 2/3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। भाई 2 गुनी मतलब एक प्रिंसिपल अगर 1 था तो एसआई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, क्योंकि अमाउंट कितना हो जाना चाहिए? 2 गुना हो जाना चाहिए, तो एसआई आपका 1 हो जाना चाहिए। तो एसआई बराबर आपका PRT/100 होता है। तो एसआई कितना? 1, प्रिंसिपल कितना? 1, रेट आपकी कितनी है भाई निकालनी है, और टाइम कितना है? 16 48 49 50, 50 बटे में 3 और बटे में 100 तो आएगा ही। 50 दूना 100, 3 दूनी 6। रेट कितनी आ गई भाई आपकी? 6%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी भाई? 5 8 40 का 0, 5 दूनी 10 4 14, 140 वर्ष। 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया गया, तो 20 वर्ष के एक सदस्य को, तो टोटल आयु कितनी बची? 120। कितने लोगों की? 4 लोगों की। तो एवरेज एज कितनी हो गई भाई? 4 3 12 30 वर्ष। कितनी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 चावल की कीमत 60% बढ़ गई, मतलब 100 रुपए थी 60 बढ़ गई तो 60 हो गई। कितनी कम करें भाई? 60 बटे में 160 गुणे में 100, 0 से 0, 2 3 6, 2 8 16, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 3 75 और बटे में 2, तो 75 बटे 2 का मतलब 37 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगी? भाई फार्मूला आपको पता होगा क्या है? x + y + xy अपान में 100, 21% आना चाहिए। 10 10 20 और 1 21। क्यों? क्योंकि 10 फिर बढ़ाएंगे 10 और 10 गुणे 10 बटे में 100, 0 से 0 कट करेंगे 10 10 20 और 1 कम 1, 20 + 1 कितना हो जाएगा भाई? उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 21%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए था, पहले 20% और 10% के 2 क्रमांक छूट के बाद वो कितने रुपए में बेची गई? तो भाई 900 रुपए का अंकित मूल्य था, 20% छूट दी, इसका मतलब 80 में बेची, फिर 10% का छूट दिया मतलब 90 में बेची। बिल्कुल 00 से 00, 00 से 00, मतलब 9 9 81 और गुणे में 8, 8 1 कम 8, 8 9 64, 648 रुपए में वस्तु बेची गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है भाई? 150 किलोमीटर। स्थान ए से स्थान बी के बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। एक बस सुबह 8 बजे स्थान ए से बी की ओर चलती है। एक बस है सुबह 8 बजे यहां से चलती है, किस स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, चाल से यात्रा प्रारंभ करती है, जबकि सुबह 9 बजे दूसरी बस बी से चलती है। दूसरी बस यहां 9 बजे चलती है, किस स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये 8 बजे चली, ये 9 बजे चली, मतलब 1 घंटे में इसने कितनी 30 किलोमीटर दूरी कवर कर ली होगी, यहां पर पहुंच गई होगी। तो इनके बीच की दूरी अब कितनी बची है? 120 किलोमीटर। उन दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी बची है? 120 किलोमीटर। अब इसका मतलब ये 120 किलोमीटर की दूरी है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं भाई? दोनों बस कितने बजे एक दूसरे से मिल जाएंगी, दूसरे से मिलेंगी। यहां पर अब है
ये बस अब यहाँ से चल रही है, वो यहाँ से, ये 30 की स्पीड से, वो 40 की स्पीड से, दोनों एक दूसरे की ओर चल रही, तो स्पीडें आपस में जुड़ जाएंगी। दूरी कितनी है भाई? दूरी आपकी 120 किलोमीटर बची है। स्पीड आपकी कितनी है भाई? 40 और 30 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम कितना लगेगा भाई? 120 बटे में 70। तो 7 से इसको काटेंगे, 1 घंटा 5/7, मतलब 5/7 को मिनट में बदलना पड़ेगा क्योंकि सभी मिनट में आ रहे हैं। तो 5/7 को मिनट में बदलोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5 गुणे में 60 से गुणा करेंगे भाई मिनट से, और बटे में 7, तो 300 बटे में 7, 7 चौके 28, तो 40 तो 42 मिनट वाला सही होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 42 मिनट। 1 घंटा 42 मिनट लगेगा। 1 घंटा 43 मिनट पॉइंट में आना चाहिए। 42 मिनट आपको लगेगा उस बस को मिलने में। लेकिन टाइम पूछा है तो भाई ये 9 बजे निकली है ना, तो 9 बजे 1 घंटा 42 मिनट बाद कितना समय हो जाएगा आपका? 10:42 मिनट पे मिलेंगी दोनों बसें। कितने बजे? 10:42 मिनट पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप 3000 रुपए में खरीदे। 50 दर्जन भाई खरीदे। कितने? 50 दर्जन खरीदे। 60 कप टूट गए और बेचे नहीं जा सके। 60 कप का मतलब 12 पंचे 60, 5 दर्जन टूट गए, बचे कितने? 45 दर्जन कप बचे हैं। 20% लाभ लेने के लिए उसे शेष कपों को प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना होगा? 3000 रुपए का खरीद के लाए हैं, 20% लाभ लेना मतलब 120% की वैल्यू आप पहले निकालिए। 00 से 00, 12 3 3600 रुपए में उसको कप बेचने हैं। कितने? आपके पास थे तो 50 दर्जन, लेकिन वो 5 दर्जन थोड़ी ना बेचेंगे, बेचेंगे आप 45 दर्जन। तो भाई 3600 रुपए में 45 दर्जन बेचेंगे तो एक दर्जन का कितना हो जाएगा? 9 5 45, 9 चौके 36, 400 बचे 5, 8 पंचे 40, 80 रुपए पर दर्जन के हिसाब से हम बेचेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। 3 संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में, यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्याओं का योग, पहली और तीसरी 12 5 17, दूसरी संख्या से 50 अधिक है, मतलब 17 7 से कितना अधिक है? यहाँ पर 10 अधिक है, वो कितना बता रहे हैं भाई? 50 अधिक थे। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 अधिक हो जाएगी। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 12 5 17, 17 7 24, 24 की वैल्यू निकालनी है तो एक की वैल्यू 5 है, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 पंचे 120। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। बिल्कुल भाई, ए और बी कितने दिनों में कर लेते हैं? 24 दिनों में। बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है। भाई 1/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है, तो पूरा 1 भाग कितने दिन में करेगा? 12 3 36 दिनों में करेगा। तो बी जो है अकेले 36 दिनों में करता है। एलसीएम कितना आ गया? 72, 24 3 72, 36 दूना 72। तो ए की कैपेसिटी 1 हो जाएगी, बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? भाई शेष कार्य, अब ए और बी ने मिलकर कितने दिन में किया भाई? 24 दिन में काम किया। अगर ए अकेला अगर काम करे, टोटल काम कितना है भाई? 72 है, 72 है, जिसमें ए और बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 24 दिन में, 24 दिन तक करते हैं। बिल्कुल, कितने दिन करते हैं? 24 दिन। तो शेष वर्ग कितना बचा हमारे पास? शेष कार्य कितना बचा? 72 माइनस 24, तो 8 48। अब करेगा कौन? शेष काम ए कितने दिन में करेगा? तो ए द्वारा समय कितना लगेगा भाई? 48 बटे में 1, 48 दिन का समय। कितना? 48 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। एक आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि खेत का परिमाप, अब देखिए मैंने लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, चौड़ाई मैंने x मान ली, ब्रीथ, और लेंथ हमने लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। उनका परिमाप क्या होता है? 2l + b बराबर में 216। तो लेंथ कितना है भाई? 2 से इसको काटेंगे तो 108। लेंथ कितनी हो? 2x + x बराबर में कितना हो जाएगा? 108। तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा? 108। तो x बराबर में 3 3 9 3 काटा 36 आ गया। बिल्कुल 36 आ गया। तो यहाँ पर एक हो जाएगा 36 और दूसरा हो जाएगा आपका 72। इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? एरिया कितना हो जाएगा? 36 गुणे में 72।
6 दूनी 12, इकाई का अंक कितना आना चाहिए 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 55। विपरीत दिशा से आती 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितनी है 160 किलोमीटर, वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती तो उनकी चाल का अनुपात क्या है। अब देखिए, एक तरफ दोनों की चाल निकालेंगे, एक तरफ किसी एक की चाल निकालेंगे, ठीक है। अब इस पास दोनों कितना है 160 मीटर के, मतलब कुल दूरी कितनी हो गई 320, और टाइम उनको कितना लगता है 9, ये हो गई उनकी स्पीड। इसी प्रकार 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करती तो वो अपनी दूरी को भी तो क्रॉस करती हैं। तो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है प्लस 160 मीटर उनकी लंबाई, तो कितनी हो गई भाई 360 मीटर की दूरी वो 27 सेकंड में पार करती हैं। ये उनकी स्पीड का रेशियो हो गया। ये 9 3 27, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 12, 0 से 0, 4 8 32, 4 3 12, तो एक का 8 हो गया, एक का 3। देखो ये एक सिंगल गाड़ी का है, इसका मात्र एक ट्रेन का है। एक ट्रेन की स्पीड 3 है और दोनों ट्रेनों की स्पीड 8 है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी होनी चाहिए, एक की इसमें से 3 निकाल देंगे तो 5 हो जाएगी और एक की 3 हो जाएगी, मतलब 5:3 या हम कहें 3:5 हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 है तो ब्याज दर, देखिए साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है, 1400 है तो मतलब पहले वर्ष 700 मिला होगा, दूसरे वर्ष भी 700। सीआई क्या होता है, पहले वर्ष तो 700 मिला होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष सेम रहते हैं, और दूसरे वर्ष कितना मिला 749। यहां पर देखिए 700 पर कितना बढ़ गया 49 रुपए, 49 रुपए बढ़ रहा है 700 पे, गुणे में 100 करेंगे, 0 से 0 7 7 49, 7% की रेट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक वॉशिंग मशीन और एक टोस्टर की कुल कीमत 10,500 रुपए थी। टोस्टर को 22% लाभ के साथ और वॉशिंग मशीन को 12% के हानि के साथ में बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान था तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने मान लिया सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई, x रुपए मान लिया। कितना मान लिया मैंने, x रुपए मान लिया। तो भाई टोस्टर को 22% लाभ पे बेचा गया, कितना, और वॉशिंग मशीन को 12% हानि पर बेचा गया। तो सबसे पहले एक को हम क्या करेंगे 22% के लाभ पर बेचेंगे, इसका मतलब 122%। क्लियर। और बराबर में अब कितना बचा हमारे पास 10,500 माइनस x, और इसको हम क्या कर देंगे 12% की हानि पर बेचेंगे तो कितना बचेगा भाई 88 बटे में 100। ये भी परसेंटेज की बटे में 100 ही लिख लीजिए। क्लियर। 100 से 100 कट गया। अब कितने से कट रहा है भाई, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो यहाँ पर 61 x बचा। यहाँ पर 10 माइनस x गुणे में 44, 44 के अंदर गुणा करेंगे तो 61 x, 10,500 गुणे में 44 माइनस का 44 है, तो 44x इस पार आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 44 और 61 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105x बराबर में 10500 गुणे में 44। 105 से 105 कटेंगे 100 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4400। कितनी हो गई 4400 रुपए हो गई। बिल्कुल, x की वैल्यू कितनी हो गई 4400। तो दूसरे एक की हो गई 4400, तो दूसरे वाले आइटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इससे हम 4400 घटा देंगे। 10,500 से 4400 आप घटाइए, 0 0 या 5 से 4 गया 1, 61 से कितना हो जाएगा भाई आपका 6100 होगा। अब पूछ क्या रहा है सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य। अब बताइए इसमें से 6100 सस्ता या 4400 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 के 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक ठोस संपूर्ण वृत्ताकार शंकु को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तन के अंदर डाल दिया जाता है। तो बेलनाकार बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए कितना पानी आवश्यक होगा। हम अगर इस बेलन के आयतन से इसका आयतन घटा दे तो वही तो बचेगा पानी। तो इस बेलन का आयतन क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच और माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका है शंकु का है। शंकु की त्रिज्या अलग पड़ेगी, बेलन की त्रिज्या अलग पड़ेगी। तो पाई का मान कितना हो जाएगा आपका 22/7। आर का मान यहाँ पर कितना है भाई 5 सेंटीमीटर मतलब 25 गुणे में 8 माइनस 1/3 पाई का मान 22/7। आर का मान यहाँ पर कितना है 4, तो 4 चौके 16 और एच कितना है आपका 7। क्लियर। तो हम देखिए जो कुछ भी आपको कॉमन मिल रहा है,
जो कुछ भी आपको कॉमन मिल रहा है 22/7 आपको कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 8 और यहाँ से भी 8 मिल रहा है, तो गुणे में 8 भी कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारे पास 25 बचा है, माइनस का 1/3 बचा है, यहाँ पर कितना बचा 7 बचा था और यहाँ पर कितना बचा था 2, तो 7 दूनी 14। क्लियर। और 25 थी 75, 75 से 14 हम घटाएंगे तो 25 थी 75, 75 से जब हम 14 घटाएंगे तो भाई कितना बचेगा 61/3, गुणे में 61/3 आपका आ गया। इसको हम क्या करें, चाहे ऐसे रख सकते हैं या तो हम इसको 3.14 मान लेंगे, अभी 3.14 क्योंकि पॉइंट में ही आ रहा है, तो 8 एकम 8, 8 छंग 48/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3.14 गुणे में 3 एकम 3, 3 छाक 18, 3 दूनी 6, 3 छाक 18, 3 छाक। अब देखिए यहाँ पर कितना 162, यहाँ पर कितना 3.14, मतलब 3 इसको मान लीजिए 162 इसको मान लीजिए, तो 16 48 कितना आना चाहिए 480 प्लस आना चाहिए। अब देखिए जो करीब हो, अब यहाँ पर 255 तो नहीं होगा, ये 1500 नहीं होगा, 1022 भी इतना नहीं हो जाएगा, 480 प्लस में कितना आ रहा है 511 आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई 511 आना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा, मल्टीपल आपको नहीं कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। वह सबसे छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे किंतु 9 से भाग देने पर कुछ ना शेष रहे। भाई हम डायरेक्टली वो संख्या ढूंढ लेंगे जो 9 से पूरी संख्या। बिल्कुल। अब 9 के विभाज्यता का नियम ये है कि संख्याओं का योगफल 9 से कटना चाहिए। अब 7, 7, 14, 14, 6, 20 और 21 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ऐसे ही कट गया। 8, 6, 14, 14 और 15, 3, 18 9 से कटता है, बिल्कुल 9 से कटता है। इसको हम रोक रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही आंसर होगा, पहले इनको भी चेक करेंगे। 5, 4, 9, 3, 12, 12 भी नहीं कटता है 9 से। अब इस बार कितना है 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 6, 15 भी 9 से नहीं कटता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन से ऐसे ही आप सवाल लगा। विभाज्यता का नियम आप है, इकाई का अंक, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, तो भाई स्पीड कितनी हो जाएगी? ये धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनकी आपस में घट जाएंगी। कितनी स्पीड है? 3 घंटे में 75 जा रहा है, इसका मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी भाई, बिल्कुल होगी। अब कह रहा है धारा के साथ में जा रहा है, तो मतलब x + y कितना भाई 1.5 घंटे में 60 जा रहा है, तो 60 से जब 1.5 से पॉइंट हटाएंगे 15 चौके 60, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल क्या होनी चाहिए भाई? नाव की चाल x होती है, और x बराबर अगर हम निकालें तो दोनों को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर दें, हमको x की चाल मिल जाए। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 65/2। कितना आ रहा है? 2, 3, 6, 2, 2, 4, 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर? यदि हमारा प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। थैंक्स। हिंदी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओ ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, डोंट वरी। दिख रहा है ना आराम से? चलिए, कुछ नहीं है, कह रहा है कि ये जो है मुहावरा है और इसका आपको अर्थ बताना है कि अर्थ क्या होता है। कह रहा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। कह रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा? अपने अपने घर जाना, अपना अपना कार्य करना, ऑप्शन सी है। किसी की नहीं सुनना, ऑप्शन डी है। जिसका कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जिसका कोई दृढ़ संकल्प, दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, तो इस मुहावरे का अर्थ जो है यही होगा। इसका मतलब है कि भाई हमारा कोई जो है टारगेट निश्चित नहीं है, कभी हम इस तरफ चल दिए, कभी हम इस तरफ चल दिए, तो इससे क्या हमें कोई मंजिल मिल सकती? मंजिल नहीं मिल सकती ना। तो इसका सेंस ये है कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, मतलब कोई टारगेट नहीं है, कोई एम नहीं है उसका, कभी थोड़ी देर के लिए इस रास्ते पे चले, कभी इस रास्ते पे चले, तो कभी इस रास्ते पे चल दिए। ठीक है, अगला देखते हैं मुहावरा कौन सा है। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ओके, इसका देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है ऊट पटांग बात करना, ऑप्शन बी है राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना,
ऑप्शन सी है राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास करना। भाई ये तो उसने बिल्कुल वैसे दे दिया, शब्द से ही दे दिया, ये तो गलत है ही, ठीक है ना, ये तो गलत है। अगर आप मुहावरा कभी पढ़ रहे हो उसका बिल्कुल वैसा ही अर्थ दे, बिल्कुल सीधा सीधा, तो वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुहावरा होता है वो थोड़ा सा डीप होता है। ऑप्शन डी है आकाश पाताल का अंतर होना। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आकाश पाताल का अंतर होना। इसका जो है आपका क्या होगा, राइट जवाब हो जाएगा कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। देखो ना भाई, कहां राजा भोज, एक तो बिल्कुल शीर्ष पर है, एक तो बिल्कुल कहां है आपका ऊपर है, मतलब यहां पे हम बिठा सकते हैं किसको, राजा भोज साहब को, राजा भोज साहब को। और कहां कह रहा है, कहां गंगू तेली, तो ये तो बिल्कुल नीचे आएंगे। तो भाई कितना अंतर है, बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा भारत में अनेक जाति हैं, मतलब जो कह रहा है वाक्य जो दिए गए हैं इनमें जो करेक्ट वाक्य है उसे आपको बताना कि करेक्ट क्या है। कह रहा भारत में अनेक जाति हैं, ऑप्शन बी है भारत में अनेकों जाति हैं, ऑप्शन सी है भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन डी है भारत में अनेकों जातियां हैं। तो मैंने बताया था अपनी ऑफलाइन क्लास में भी कि अनेक का बहुवचन अनेक ही होता, अनेकों नहीं होता। यहां पर भी अनेकों काट दीजिए। भारत में अनेक जाति है, अनेक, अनेक का मतलब एक से अधिक, तो भाई जाति होगा कि जातियां होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, जातियां। भारत में अनेक जातियां हैं, और जातियां बिल्कुल लिखा भी सही है, इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होना चाहिए, राइट जवाब होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है तो ओके अब दिखेगा सही। चलिए 64 क्या है, कह रहा है इसमें क्या सही है, फल बच्चे को काटकर खिलाओ। क्या कह रहा है भाई, ऑप्शन बी बच्चे को काटकर फल खिलाओ, ऑप्शन सी बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ऑप्शन डी काटकर फल बच्चे को खिलाओ। तो क्या इसका राइट जवाब हो जाएगा, फल, कह रहा फल पहले ला दिया, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। नहीं भाई, बच्चे को थोड़ी ना काटना है, अगर बच्चे को काट दोगे तो बेचारा फल कैसे खा पाएगा, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। सही कह रहा है क्या, कह रहा भाई बच्चे को काटकर फल खिलाओ, गलत कह रहा है। इसमें भी भाई वही चीज तो कह रहा है, यहां पे देखो ये यहां पे ये चीज दी थी, अब यहां पे उसने ये चीज पहले दे दी, ये चीज बच्चे को थोड़ी ना काटना है भाई, पुलिस उठा ले जाएगी, गंदे काम नहीं करने। फिर ऑप्शन सी बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बिल्कुल सही तो है, बच्चे को बिल्कुल आना चाहिए। फिर काटना किसे, फल को, तो बिल्कुल कह रहा है फल काटकर और खिलाओ, तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको शुद्ध बर्तनी जो है वो बतानी है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए अनुक्रम, तो ऐसा वाला रा तो इसमें टंगता ही नहीं है, अनुक्रम तो हम लिखते रहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अनुक्रम ये वाला कह रहा सही होगा कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। तो इसमें देखो, इसमें कितना गंदा लिख दिया, का भी लिखा है और मां यहां पर भी लिखा, ऊपर भी टांग दिया, तो भाई क्रम ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता, इतना तो हमें भी आता है। अनुकर्म, इसमें अनुक्रम नहीं लिखा है, उसने इसमें क्या लिख दिया, इसने लिख दिया अनुकर्म लिख दिया। अरे कर्म तो आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा, क्योंकि अनुक्रम है जो है आपका ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, चलिए 66 कह रहा दीर्घायु कैसे लिखा जाएगा। भाई अपने कार्ड, इनविटेशन कार्ड जो शादी के कार्ड आते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे लिखा होता है दीर्घायु। कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो सही है, दीर्घायु ऐसे लिखा जाएगा, या दीर्घायु ऐसे लिखा जाएगा, या दीर्घायु ऐसे लिखा जाएगा, या दीर्घायु ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें तो उसने दीर्घायु लिखा ही नहीं है, दिघयु लिखा है, दिघयु गलत हो गया भाई। दीर्घायु लिख दिया, बल्कि होता है क्या, दीर्घायु होता है, इसमें रा इसने पूरा बना दिया, जबकि पूरा तो बनता ही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन ए, अर्थात दीर्घायु जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। ओके, चलिए कह रहा है कि आपको ऊपर एक वाक्य दिया गया है और नीचे उसको जो है एक शब्द में बताना है कि उसको क्या कहते हैं। ओके, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं, मेधावी, ऑप्शन बी है अविनीत, ऑप्शन सी है नास्तिक, ऑप्शन डी है आस्तिक।
तो जो रखता हो तो उसे बोलेंगे आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे बोलेंगे आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो तो उसे बोलेंगे नास्तिक। क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे नास्तिक। वही मेधावी, आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि भाई हमारे स्कूल के मेधावी छात्र को सम्मानित किया गया। क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो मेधावी का मतलब होता है जो तेज तर्रार हो, जो बुद्धिमान हो, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? मेधावी। या फिर हम इंग्लिश में उसे एक्सीलेंट बोल देते हैं कभी कभी, है ना। तो मेधावी तो वो होता है। तो ये तो ऑप्शन कट ही सकता था, ये भी कर सकता था। फिर से एक बार सुन लीजिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। जो विश्वास रखेगा आस्तिक, और जो विश्वास नहीं रखेगा ईश्वर में उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 66, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? आप सुनते होंगे बड़े बड़े जो संगठन है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनकी स्थापना से लेकर और जब जैसे मान लो 25 वर्ष पूरे हो जाते तो वो उत्सव मनाते हैं। कह रहा उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, कह रहा हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। तो भाई शताब्दी को तो ऐसे काट सकते हो, सबको पता होगा कि जो 100 वर्ष का समय होता है उसको क्या बोलते हैं? शताब्दी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। ओके, देखने में सिस्टम में क्या हो गया हमारे। चलिए सही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? स्वर्ण जयंती बिल्कुल गलत है भाई। स्वर्ण जयंती जो होता है वो 50 वर्ष के समय को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती बोलते हैं। फिर कह रहा है रजत जयंती, बिल्कुल भाई यही तो हमारा क्या होगा जी? राइट जवाब होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि जो है रजत जयंती, तो 25 वर्ष के समय को या फिर 25 वर्ष के समय के उत्सव को क्या बोलते हैं? रजत जयंती। वही स्वर्ण, तो बस इसमें 75 का ही तो अंतर, 25 का ही तो अंतर है। तो 25 में जोड़ दीजिए, 50 हो जाएगा। 50 वर्ष का जो समय होगा उस पे उसके उपलक्ष्य में हम जो मनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण जयंती। ठीक है। फिर आपका हीरक जयंती, फिर 50 में 25 जोड़ दीजिए, 50 में 25 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 75। तो 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हम जो मनाते हैं उसको हीरक जयंती। फिर 75 में 25 आप और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 वर्ष। और 100 वर्ष के समय में हम जो भी मनाते हैं या 100 वर्ष का समय जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हम शताब्दी बोलते हैं। ठीक है। चलिए इसमें क्या हमें भरना है बीच में? मानव हृदय का जगत, मानव हृदय का जगत, फिर डैश डैश से जगत जैसा नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या होना चाहिए था? प्रत्यक्ष, परोक्ष या अदृश्य या अनुभूत। तो इसका राइट जवाब जो होना चाहिए था वो आपका ऑप्शन ए। क्या होना चाहिए था? ऑप्शन ए इसका राइट जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। कर्फ्यू, कर्फ्यू लगाने से सारे शहर में डैश 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 सन्नाटा छा गया। कह रहे डैश के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन ए है निस्तब्ध, ऑप्शन बी है शाश्वत, ऑप्शन सी है प्रकंपित, ऑप्शन डी है भयावह। तो यहां पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए निस्तब्ध। नहीं सॉरी, नहीं शाश्वत तो होगा नहीं और प्रकंपित भी नहीं होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कर्फ्यू लगाने से सारे शहर में भयावह, बिल्कुल ऑप्शन डी क्या होना चाहिए था आपका? राइट जवाब होना चाहिए था भयावह। जब कर्फ्यू लगाया जाता है तो होता क्या है भाई? कोई ऐसी घटना हो जाती है, दुर्घटना होने के चांस, जैसे मान लो हिंसा बढ़ जाए, लड़ाई होने के ज्यादा चांस हो जाए, लोग आपस में लड़ने लगे, मार काट मच जाए, तभी तो कर्फ्यू लगाया जाता। तो वहां पे स्थिति कैसी हो जाएगी? भयावह ही तो स्थिति होगी। ओके चलिए फिर आगे देखिए। कह रहा इसमें से जो गलत होगा ना, पूरा एक वाक्य दिया गया है और फिर इसके ऑप्शन दिए गए। कह रहा इसमें क्या गलत है? गलत है तो वो वाला आपको बताना है। जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। ऑप्शन ए है जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत, ऑप्शन बी है स्पष्ट रूप से नहीं कहते, ऑप्शन सी है मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई गलत नहीं है, अर्थात कोई भी गलती है ही नहीं, कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें गलत क्या है? जब तक तुम अपने अभिप्राय नहीं, अभिप्रेत पहले आना चाहिए था। अभिप्रेत का अभिप्राय क्या होना चाहिए था? अभिप्रेत, अभिप्रेत का अभिप्राय, ठीक है, ये आना चाहिए था। तो यही हमारा क्या होगा? राइट जवाब होगा। ओके चलिए
क्वेश्चन नंबर 72, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। कह रहा है इसमें से गलत क्या है? ऑप्शन ए है मैं आज सुबह, ऑप्शन बी है आपके घर गया था किंतु तुम घर, फिर ऑप्शन सी है पर नहीं मिले, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके घर गया था किंतु तुम घर, क्योंकि यहां पे वो आपके कह रहा है और यहां पे तुम कह रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है भाई। आपके मतलब यहां ये बात जो कह रहा है वो किसी बड़े के लिए कह रहा है, तो उसके लिए तुम का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? आपका यूज करेंगे या आपके यूज करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। कह रहा है इसमें गलत क्या है? जो गलत पोर्शन है हमारा, गलत भाग है, उसको पहचानना है। ऑप्शन ए है प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में, ऑप्शन बी है एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले, ऑप्शन सी है तत्वों की पहचान करनी चाहिए, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो देखते हैं, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में, ये तो सही है भाई, विभिन्नता में ये सही है, ठीक है ना। एकीकरण नहीं, विभिन्नता में एकता, क्या है? विभिन्नता में एकता। हम कहते भी हैं कि हमारा जो समाज है वो कैसा? विभिन्न है, विभिन्नता में एकता रखने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा। और विभिन्न एकीकरण के स्थान पे क्या आना चाहिए था? एकता। ओके, चलिए विलोम बताना भाई, विलोम आज के बहुत सरल है। कह रहा सृष्टि का विलोम क्या होता है? सृष्टि, ऑप्शन ए है मरण, नहीं भाई ये तो जन्म का उल्टा होता है। प्रलय, दृष्टि, इसका दृष्टि कैसे हो जाएगा? मोक्ष, ऑप्शन बी है, इनमें से बताओ भाई। ऑप्शन बी बचा है प्रलय, ऑप्शन डी बचा है मोक्ष। तो सृष्टि का मतलब होता है निर्माण। क्या मतलब होता है? निर्माण। आपने सुना भी होगा सृष्टिकर्ता, मतलब भगवान को हम क्या बोलते हैं? सृष्टिकर्ता। जिसने पृथ्वी को बनाया है, यहाँ पे जो जीव जंतु हैं, सारी चीजों को जिसने बनाया उसी को तो हम बोल देते हैं सृष्टा या फिर सृष्टिकर्ता। तो इसका उल्टा, निर्माण का उल्टा क्या होगा? प्रलय। भाई प्रलय आपने सुना है कि नहीं सुना है? प्रलय होता है तो सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, अति का कह रहा विलोम क्या होगा? न्यून, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अल्प, ऑप्शन डी नगण्य। तो इसका क्या होगा? अति का क्या होता है? अल्प। हालांकि अति का मतलब क्या होता है? बहुत। अति का मतलब क्या होता है? बहुत। और अगर ऐसे आप जाओगे तो गलत कर बैठोगे, है ना, बहुत। तो यहां पे क्या होगा? अति का उल्टा, ठीक उल्टा क्या होगा? अल्प। फिर से मैं बता रहा हूं, अति का उल्टा अल्प होगा। न्यून का मतलब क्या होता है? कम। और अधिक का क्या होगा? अधिक कोण, न्यून कोण आपने पढ़े कि नहीं पढ़े? वहीं से भाई मैथ से ही निकाल सकते हो, है ना। हालांकि खाली अगर अधिक देगा तो न्यून और कम में से कोई एक ही देगा, न्यून भी हो सकता है अधिक का, ठीक है ना। फिर चलिए इसके ऑप्शन तो हमने देख ही लिए। क्वेश्चन नंबर 75, ब्रह्मा का कह रहा है विलोम क्या है? ऑप्शन ए है जीव, ऑप्शन बी है माया, ऑप्शन सी है जगत, ऑप्शन डी है अज्ञान। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जीव। क्या होगा? जीव। बहिरंग का उल्टा पूछ रहा है, अंतरंग, रंगारंग, जलतरंग, राग रंग। तो ये तो ऐसे काट सकते हो, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए अंतरंग। ओके, चलिए इनमें क्या हमें देखना है? कह रहा पर्यायवाची बताना है भाई। तो पर्यायवाची देख लीजिए क्या है। ओहो छोटा हो जा भाई। ओके 78, पर्यायवाची 78 का कह रहा है प्राची का पर्यायवाची क्या होगा? प्राचीन, प्राकृत, प्रज्ञा या फिर पूर्व, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो प्राची का पर्यायवाची होगा वो पूर्व होगा। तरणी, मैंने कई बार तरणी और तरिणी को समझाया। तरणी कह रहा है किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, नाम का, युवती का या नदी का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सूर्य। हालांकि तरणी का ठीक मतलब होता है तरणी, अगर छुट्टी की पाई लगी हो तो तरणी का मतलब होता है किरण, जो सूर्य की किरणें होती है ना, किरण। लेकिन अगर तरणी बस बड़ी पाई इसमें लग जाए तो इस तरणी का मतलब क्या होता है भाई? नाव। क्या मतलब होगा? नाव, ठीक है ना। लेकिन अगर तटनी आ जाए, तटनी का मतलब क्या होता है? नदी। क्या मतलब होता है? नदी, ठीक है। चलिए और देखिए एक बचा है बस लास्ट। आज
की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मतलब टेस्ट पेपर का लास्ट है। कह रहा चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? तो तरण काट सकते हो, अभी यही वाला तो है भाई, चंद्रमा का कैसे हो जाएगा? कृशान आग का होता है। किसका होता है? कृशान आग का होता है। निशाचर या निशाकर, इसमें से बताइए क्या होगा चंद्रमा का? निशाचर, तो निशा मतलब होता है रात, जो रात में चलते हो तो उनको हम निशाचर बोलते हैं। जैसे भूत है ना, जैसे भूत, जैसे चोर, तो ये रात में तो अधिकतर चलते हैं, तो इनको बोल देते हैं हम निशाचर। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? निशाकर। क्या आंसर होगा? निशाकर इसका राइट जवाब हो जाएगा। ओके, तो आज हमने एसएससी जीडी का फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस को जो है देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट को करने के लिए आप हमारे चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी को तुरंत और अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।